भ्रष्टाचार के लिए, ये सोशल मीडिया बैन के लिए नहीं है। चेंज इतना नहीं चाहते, भ्रष्टाचार विरुद्ध हमारा आवाज है, एक ऊंचाई में जा रहा है। जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है श्रृंखला खातीवाड़ा। ये मिस नेपाल वर्ल्ड 2018 रह चुकी हैं। जब तक इनके पास ये खिताब नहीं था, इनको सोशल मीडिया से लेके हर जगह ऐसा प्रेजेंट किया था कि इन्होंने बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया है, उसके बाद ये मुकाम हासिल किए हैं। लेकिन ये अवार्ड जीतने के बाद ये लोगों की नजर में आती हैं, लोग इनके बारे में खोजबीन करने लगते हैं, तो पता चलता है एक ये बहुत बड़े राजनयिक की बेटी हैं। और नेपाल में से तमाम न्यूपिकिड हैं जिनके माता पिता राजनयिक हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं और उनके बड़े बड़े घोटालों में नाम है। उनके पैसों का इस्तेमाल ये ग्लैमरस लाइफ को जीने में करते हैं, अपनी लग्जरी लाइफ को शो ऑफ करने में करते हैं, सोशल मीडिया पे खुद को चमकाने में करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वहां की यूथ में एक जनभावना जागृत होती है कि ये सारे पॉलिटिशियन के बच्चे हमारी गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल अपने आप को चमकाने में कर रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है? गरीबी और बेरोजगारी। नेपाल की जनता इन सारे पॉलिटिशियंस के बच्चों को सोशल मीडिया पे देखती थी और धीरे धीरे जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनके खिलाफ प्रोटेस्ट चालू होता है, धीरे धीरे इनके खिलाफ बातें लिखी जाती हैं और ये तेजी से फैलने लगती है, जिसके बाद नेपाल गवर्नमेंट को लगता है कि ये कहीं विध्वंसक रूप धारण न कर ले, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया सबसे ज्यादा कनेक्ट करने वाला प्लेटफॉर्म बन गया है। इसलिए वहां की गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे ये कहते हुए बैन लगा दिया कि ये सारे एप्लीकेशन नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं है। जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाते ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद रहेगा। जिसके बाद नेपाल के यूथ की जो कनेक्टिविटी थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे से, वो कट जाती है और उसके बाद ये लोग सड़क पे आ जाते हैं। इस प्रोटेस्ट को उस वक्त हवा और तेज मिल जाती है जब काठमांडू के बलेंद्र शाह ने इसको सह दे दी और ये कहा कि ऐसे सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए जो हमारे जनता की गाढ़ी कमाई को लूट रहे हैं, उससे ऐशो आराम कर रहे हैं और हमारी जनता भूखी नंगी मर रही है। इस पूरे आंदोलन को जन जेड बोला गया है। जन जेड का मतलब है जनरेशन जेड। जन जेड में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिनकी उम्र 10 वर्ष से लेके 28 वर्ष तक है, यानी कि जो लोग 1997 से लेके 2015 के बीच में पैदा हुए हैं उनको जेड जेन के अंदर शामिल किया गया है और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर यूथ सोशल मीडिया का यूज करने वाला है, सोशल मीडिया पे काम करने वाला है, उस पर रील्स बनाने वाला है। ये लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा था, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैन लगाया जाता है लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, पुलिस के साथ झड़प होती है, कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसके बाद ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट हिंसक हो जाता है और हिंसा इस लेवल तक बढ़ जाती है कि लोग पार्लियामेंट में घुस जाते हैं, पार्लियामेंट में आग लगा देते हैं, तमाम पॉलिटिशियंस के आवास पे हमले होते हैं, उनके प्राइवेट घर पे हमले होते हैं, पूर्व पीएम के ऊपर हमला होता है, उनको लोग पहुंच के पीट देते हैं, तमाम शॉपिंग मॉल में लूटपाट होती है, पूरे नेपाल की कानून व्यवस्था चरमरा जाती है, पुलिस इतने बड़े वायलेंस को कंट्रोल करने में असफल हो जाती है, जिसके बाद नेपाल की आर्मी को बीच में दखल करना पड़ता है। नेपाल में हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं सिटिंग पीएम को इस्तीफा देना पड़ता है और आनन फान में वहां से भागना पड़ता है, यानी कि पूरी तरीके से नेपाल में तख्ता पलट हो जाता है। लेकिन अगर आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उन सारे पड़ोसी देशों में इस तरह की कोई न कोई घटना हो चुकी है। हाल ही में आपने बांग्लादेश में देखा, इससे पहले आपने श्रीलंका में देखा होगा, इससे पहले आपने पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ देखा होगा कैसे तख्ता पलट किया गया। तो भारत के जितने पड़ोसी देश हैं सबके साथ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये कहना नेपाल में सोशल मीडिया बैन होने से वहां के पॉलिटिशियंस के करप्शन को एक्सपोज होने के कारण ये आंदोलन खड़ा हुआ, तो शायद ये पूरी तरीके से सच नहीं है। हो सकता है दुनिया की बड़ी कंट्रीज भी उनके इंटरनल मामले में इंटरेस्ट ले रही हो, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश चाइना एक साम्राज्यवादी विचारधारा का देश है, जिसके साथ हमारे इंडिया के साथ ही बहुत सारी जगह पे इशू हैं, कई बॉर्डर के जगहों पर इशू हैं, साथ में वो नेपाल में भी एंटर करना चाहता है। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो हमारे संबंध प्रेजेंट टाइम में अमेरिका से भी अच्छे नहीं है, क्योंकि भारत रूस के साथ जो बिजनेस कर रहा है उसको लेके अमेरिका खासा नाराज है। साथ में अमेरिका लगातार अपने नॉनवेज मिल को लेके भारत में बाजार तलाश रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि हम इस तरह के डेयरी उत्पाद को यहाँ पर अनुमति नहीं देंगे, जिससे अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। तो हो सकता है अमेरिका और चाइना जैसे देश इंडिया को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो सकता है इंडिया के इंटरनल मामले में भी इंटरफेयर कर रहे हो, लेकिन उनको लग रहा हो कि शायद ये कोशिश असफल है, इसलिए भारत के जितने भी पड़ोसी कंट्री हैं वहां के इंटरनल मामले में लगातार ये इंटरफेयर कर रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के साथ जो भी कुछ हुआ बताया जाता कि अमेरिका का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। साथ में श्रीलंका में जो तख्तापलट हुआ वहां पर चाइना का बहुत बड़ा रोल था। तो ये बिल्कुल हो सकता है भारत को अनस्टेबल करने के लिए कोशिश की जा रही हो। आपने एक और पैटर्न नोटिस किया होगा, जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ विद्रोह खड़ा होता है, शेख हसीना को अपना देश छोड़ के भागना पड़ता है, उस समय इंडिया में बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट थे जो वे ट्वीट किया करते थे कि बांग्लादेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन हुआ,
भारत में कब होगा। भारत के लोग जागिए और इस तरीके का आंदोलन करिए। और सेम पैटर्न आप देख सकते हैं नेपाल के टाइम पे। नेपाल में एक घटना हो रही है और लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं कि भारत में भी ऐसा एक जन आंदोलन होना चाहिए। ये जितने पैटर्न है ये साबित करते हैं कहीं न कहीं भारत को अनस्टेबल करने के लिए कोशिश की जाती है और यहाँ भी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसा माहौल क्रिएट कर सकें। हालांकि इस विषय को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।